हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो क्लास 10th से है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट है समरी जानना। समरी पता चल गई तो थ्योरी आप अपने आप बना लेंगे। तो इस लेवल से ही हम आपको समरी बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना है समरी को, और बीच बीच में जो टफ़ वर्ड्स आएंगे, हिंदी में भी टफ़ वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हिंदी समझना थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, इसलिए मैं आपको हिंदी के जो टफ़ वर्ड्स हैं उनको भी समझाऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा मैं फास्ट रखूँगा, अगर ज़्यादा ही फास्ट हो तो आप वीडियो को स्लो करके भी सुन सकते हैं या नॉर्मल पेस से भी आप सुन सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके साथ मैचअप करने की। थैंक यू। 10 मई का उदय, उदय मतलब सूरज उगना, ठीक है, अधिक चमकीला व साफ रूप में हुआ। पिछले कुछ दिनों में मैं गणमान्य लोगों व विश्व के नेताओं से मिलने में व्यस्त रहा था या उनसे घिरा रहा था, जो उद्घाटन समारोह के प्रारंभ होने से पहले, उद्घाटन का मतलब होता है सेरेमनी होना, ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है, प्रारंभ होने से पहले अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। उद्घाटन समारोह में अफ्रीका धरती पर अब तक के सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ जुटने वाली थी। उद्घाटन समारोह का आयोजन सुंदर सभागार में हुआ, जिसका निर्माण यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया ने करवाया था। दशकों से यह गोरों की शक्ति का प्रदर्शन करती रही, और अब यहाँ दृश्य है इंद्रधनुषी भीड़ का। इंद्रधनुष समझते ही हैं, रेनबो भीड़ का, जहाँ विभिन्न रंगों और देशों के लोग आ पहुँचे हैं। दक्षिण अफ्रीका की पहली गैर नक्सलवादी सरकार की स्थापना समारोह में भाग लेने के लिए, ठीक है। और पतझड़ के इस सुहाने दिन में, पतझड़ समझते ही हैं, जो पत्ते झड़ते हैं जिस सीजन को, उसको पतझड़ बोलते हैं। सुहाने दिन में अपनी बेटी जेमानी के साथ था। मंच पर सबसे पहले डी क्लार्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। थोबो मैक्वी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई, मैंने संविधान का सम्मान करने तथा आत्मसात करने की शपथ ली और स्वयं को गणतंत्र तथा इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। वहाँ एकत्रित अतिथियों एवं दूरदर्शन के माध्यम से देख रही सारी दुनिया से मैंने कहा, आज हम यहाँ सब उपस्थित होकर एक नई जन्मी स्वतंत्रता की आशा और वैभव प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानवीय त्रासदी, त्रासदी होती है हैवॉक, काला मिट्टी, बिल्कुल तहस नहस कर देने वाली जो विपत्ति आती है उसको त्रासदी बोलते हैं, जो कि कुछ अधिक दिनों तक चली। उससे बाहर आकर हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। हमें जिन्हें अभी कुछ समय पहले तक बहिष्कृत कर दिया गया था, उन्हें आज तक अद्भुत सम्मान प्रदान किया गया है। अपनी धरती पर विश्व भर के राष्ट्रों की मेजबानी करने का, मेजबानी मतलब आप किसी मेहमान की जो हॉस्पिटेबिलिटी करते हैं, उसको सम्मान देते हैं, उसको मेजबानी बोलते हैं, ठीक है। हम धन्यवाद करते हैं अपने उन सभी सम्मानीय विश्वव्यापी अतिथियों का, जो यहाँ आकर इस देश के लोगों से मिलकर न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव के आत्मसम्मान के लिए, जनमानस की विजय का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आए हैं या उपस्थित हुए हैं। हमने अनंत अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है। हम वादा करते हैं कि हम अपनी सभी लोगों को चले आ रहे गरीबी के बंधनों से, बंधन क्या होता है, अटैचमेंट, अटैचमेंट से मेरा मतलब है यहाँ पे बांध लिया है किसी को, जैसे परेशान कर रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं, उसको बंधन बोल देंगे, ठीक है। अभावों से, बंधनों के, कष्ट के बंधन से, दुखों के बंधन से या लिंग भेद के बंधनों से और अन्य प्रकार के भेदभावों के बंधनों से मुक्ति कराएंगे। कभी नहीं, कभी नहीं और कभी नहीं यह सुंदर धरती फिर कभी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण का गवाह कभी नहीं बनेगी। मानव द्वारा प्राप्त उस उच्च अभिप्राप्ति का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। स्वतंत्रता का साम्राज्य हो, अफ्रीका को ईश्वर का आशीष मिले। कुछ क्षण पश्चात, मीन्स सम मोमेंट्स लेटर, हम सभी ने आश्चर्य से अपनी आंखों को ऊपर की ओर उठाया जब दक्षिण अफ्रीका जेट और हेलीकॉप्टर्स और सेना वाहक एक निश्चित प्रक्रिया में जूम की आवाज़ करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से गुजरे थे। यह न केवल सैन्य शक्ति का आभास था, अपितु वास्तविक प्रदर्शन भी था, और सेना के प्रति वफादारी भी प्रदर्शित की गई थी।
अभी कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका की सुरक्षा सेना एवं पुलिस के उच्च अधिकारी, जिसके सीने बीते दिनों के पदकों व रिबन से दमक रहे थे, ने मुझे अभिवादन किया व मेरे प्रति वफादारी की शपथ ली। मैं इस शपथ से अनभिज्ञ नहीं था। अभी अधिक वर्ष नहीं हुए थे जब यही अधिकारी मेरा अभिवादन नहीं करते थे, वरन मुझे गिरफ्तार कर लेते थे। अंत में इम्पाला जेट्स काला, हरा, लाल, पीला, नीला, सुनहरे रंगों को नए दक्षिण अफ्रीका के ध्वज वी के पैटर्न में छोड़ते हुए निकले थे। इस दिन को मेरे लिए दो राष्ट्रगान गाए जाने का सूचक बनाया गया। गोरों द्वारा नॉक्सी सेलेकन अफ्रीका और कालों द्वारा डाई स्टैम पुराना राष्ट्रगान गाया गया। यद्यपि उस दिन कोई भी समूह उस राष्ट्रगान को धुन नहीं जानता था, जिसे कभी भी नापसंद करते थे, ताकि वे शीघ्र ही शब्दों को दिल से जान जाएंगे। उद्घाटन समारोह के दिन में इतिहास की भावना से अभिभूत था। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में कटु एंग्लो बोयर युद्ध के कुछ वर्ष पश्चात और मेरे स्वयं के जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका की गोरी चमड़ी वाले लोगों ने अपने भेदभाव वाली काली चमड़ी वाली लोगों पर थोपे और उनके स्वयं के देश की काली चमड़ी वाले लोगों के लिए एक नस्ली नियंत्रण का तंत्र खड़ा किया। तो ढांचा उन्होंने खड़ा किया था वह दुनिया द्वारा जाने गए अब तक के सर्वाधिक अमानवीय मतलब ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, आप बहुत बुरी भावनाएं प्रदर्शित कर रहे हैं किसी के, उसको अमानवीय बोलते हैं, जो मानवता के विरोध में है, ठीक है, और उनका समाज के निर्माण में आधार बना। अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मनुष्य के रूप में मेरे अपने जीवन के 8 दशकों में यह तंत्र हमेशा के लिए बदल चुका था और इसके स्थान पर एक ऐसा तंत्र आ चुका था जो लोगों की चमड़ी के भेदभाव के बिना स्वतंत्रता व अधिकारों को मान्यता देता है। ये दिन हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदानों के द्वारा आया था। ऐसे लोगों के बलिदानों और कष्टों को न तो कभी गिना जा सकता है और न ही जिनका मूल्य चुकाया जा सकता है। मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैं पहले भी महसूस करता आ रहा हूँ, कि मैं उन अफ्रीकी देशभक्तों को ऋणी हूँ जो मुझसे पहले आ चुके हैं। बलिदानियों को ये लंबी और आदर्श पंक्ति समाप्त हो गई थी और मेरे साथ फिर से शुरू हो गई थी। मुझे दुख था कि मैं उन बलिदानों को धन्यवाद देने में असमर्थ था और वे यह देखने में असमर्थ थे कि उनके बलिदान को ने क्या हासिल किया है। रंग भेद की नीति ने मेरे देश व उसके निवासियों के मन में एक गहरा व स्थायी घाव बना दिया। यदि पीढ़ियां न सही तो हम सभी को इस गहरे जख्म से उबरने का काफ़ी वर्ष लगेंगे। दशकों की यातना व क्रूरता का एक और गैर इरादतन मतलब अनविलिंगली, जो थॉटफुल नहीं है, बिना सोचे समझे किया गया है, प्रभाव यह है कि इसने ओलिवर टेम्पोज, वॉल्टर सियल्स, चीफ लुथुलिस, यूनुस दातूस, ब्राम, रॉबर्ट सोबोक्विस जैसे व्यक्ति आदि समय के दिए। ये सभी व्यक्ति असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और दयालुता के स्वामी थे। इन जैसे लोग अब आगे कभी भी नहीं आ सकेंगे। शायद चरित्र की इतनी ऊंचाई का निर्माण करने के लिए उत्पीड़न की गहराई की आवश्यकता होती है। उत्पीड़न मतलब किसी को शोषण करना, परेशान करना, इसको उत्पीड़न कहा जाता है। मेरा देश उन खनिजों व रत्नों से संपन्न है जो इसकी मिट्टी के नीचे दबे पड़े हैं। मैं हमेशा से जानता हूँ कि इनकी महान संपत्ति इनके लोगों की है। ये लोग शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा सच्चे व शुद्ध हैं। संघर्ष के दौरान इन्हीं विश्वास पात्र मित्रों में मैंने साहस का अर्थ जाना। मैंने स्त्रियों व पुरुषों को एक विचार के लिए जोखिम उठाते हुए अपनी जान देते हुए देखा है। मैंने पुरुषों को बिना रुके आक्रमण और उत्पीड़न के विरुद्ध शक्तिशाली प्रदर्शन करते हुए देखा और अपना यथार्थ बना रखते हुए देखा। ऐसा रूप कल्पना में स्वीकार नहीं किया जा सकता, मतलब एक्सेप्टेबल नहीं है। मैंने सीखा कि भय की अनुपस्थिति ही साहस नहीं है। साहस मतलब करेज, वरन उस पर विजय है। मतलब विजय पाने के लिए साहस का होना बहुत ज़रूरी है। बहादुर या साहसी व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं, वरन वह है जो भय पर नियंत्रण कर लेता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जो दूसरे से उसकी चमड़ी के रंग की वजह से नफरत करता हो या उसकी पृष्ठभूमि की वजह से अथवा अपना धर्म की वजह से, उसकी धर्म की वजह से नफरत करता हो। लोगों को नफरत करना सिखाया जाना नहीं चाहिए। यदि उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव के हृदय के
इसके विलोम के विपरीत प्राकृतिक रूप से अधिक स्थायी रहता है। मतलब प्रेम बहुत ज़्यादा है, नफरत से तो बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि कैद के सबसे कठिन समय में जब मुझे व मेरे विश्वास पात्र साथियों को हमारी सीमाओं में धकेला जाता था, मैंने रक्षकों में से एक सेकंड के लिए मानवता की झलक देखी थी। किंतु यह मुझे आश्वस्त करने और अपने अधिक संघर्ष की सोच को जारी रखने के लिए काफ़ी थी। मनुष्य की अच्छाई एक ज्योति है जिसे छिपाया तो जा सकता है किंतु बुझाया नहीं जा सकता। जीवन में प्रत्येक मनुष्य के दोहरे दायित्व होते हैं। दायित्व अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने पत्नी के प्रति और अपने बच्चों के प्रति भी होते हैं। और उसका एक दायित्व और भी होता है लोगों और अपने समुदाय के प्रति और अपने देश के प्रति। एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक मनुष्य इन दायित्वों को पूरा करने में अपनी क्षमताओं व रुझान के अनुरूप समर्थ रहता है। रुझान मतलब होता है कि किस तरफ झुके हुए हैं आप, क्या लाइकिंग्स हैं आपकी, उसके लिए समर्थ रहता है। लेकिन एक राष्ट्र जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में एक काला व्यक्ति यदि यह एक इंसान की भांति जीवित रहने की कोशिश करता है तो उसे दंडित किया जाता है। दंडित मतलब पनिश किया जाता है। वह एक अंतवास में धकेल दिया जाता है। सॉलिटरी मतलब कन्फाइनमेंट दे दिया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जो अपने लोगों के प्रति दायित्वों की पूर्ति करने की कोशिश करता है, उसे अनिवार्य रूप से अपने परिवार और अपने घर से अलग कर दिया जाता था और एक अंधकार में अस्तित्व वाला जीवन जीने के लिए विवश किया जाता था। प्रारंभ में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं माना, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में मैंने पाया कि मैं एक पुत्र, एक भाई, एक पिता, एक पति के रूप में अपने दायित्वों का निर्वाह करने से वंचित रह गया हूँ। मैं आज़ाद होने की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। आज़ाद हर उस तरीके से जिसे मैं जानता था। मेरी माँ की झोपड़ी के नज़दीक स्थित खेतों में आज़ाद दौड़ने के लिए मेरे गांव से होकर बहने वाली नदी साफ थी, आज़ाद होकर तैरने के लिए बनी हुई थी। भुट्टो को तारों की छांव में भूनने के लिए तथा धीरे धीरे चलते हुए बैलों की जोड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए आज़ाद था मैं। जब तक मैं अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन किया और अपने कबीले के रीति रिवाजों से जुड़ा रहा, मैं ईश्वर के बनाए हुए नियम व इंसान के बनाए हुए कानूनों से परेशान नहीं था। यह तभी हुआ जब मैंने यह सीखना शुरू किया कि मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता की छद्म आवरण थी। यह युवक के रूप में जब मैंने पता किया कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है, तभी से आज़ादी के लिए मेरी भूख की शुरुआत हो गई। सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। रात के समय घर से बाहर रहने के लिए स्थायी स्वतंत्रता में जो मैं चाहता हूँ वह पढ़ने की स्वतंत्रता थी, जाना चाहता हूँ चुनने की स्वतंत्रता थी। बाद में एक युवती व्यक्ति के रूप में जो जोहानसबर्ग में मुझे बुनियादी और सम्माननीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। यह संपूर्ण संभावनाएं थी। अपनी आजीविका होती है लाइवलीहुड, जो आप अर्न करना चाहते हैं उसको आजीविका बोलते हैं। अर्जित करने की स्वतंत्रता, शादी करने की स्वतंत्रता, परिवार बनाने की स्वतंत्रता और आज़ादी से अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता। पर तभी मैंने देखा कि न केवल मैं वरन मतलब उसके बावजूद, ओके, वरना इसको वरन बोलते हैं, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं है। मैं तो हूँ ही नहीं, मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं है। मैंने देखा कि केवल मेरी स्वतंत्रता को ही काट छांटा नहीं गया है, बल्कि सबकी स्वतंत्रता को काटा छांटा गया था। इसी समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से जुड़ने का निश्चय किया और तभी मेरे अपनी स्वतंत्रता के प्रति मेरी भूख अपने लोगों की स्वतंत्रता की भूख से कम हो गई और मेरे अपने लोगों के सम्मान के साथ जीने की इच्छा और आत्मसम्मान में मेरे जीवन को परिचालित का मतलब होता है आगे ले जाना, चलाना और आगे ले जाना शुरू कर दिया। जिसने एक भयभीत नवयुवक को एक साहसी व्यक्ति बना दिया, जिसने कानून से जुड़े महान्यायवादी को अपराधी में परिवर्तित कर दिया, जिसने अपने परिवार को प्यार करने वाला पति को एक बिना घर के व्यक्ति में बदल दिया, जिसने जिंदगी से प्यार करने वाले को एक सन्यासी में बदल दिया। मैं अब किसी भी दूसरे व्यक्ति से अधिक गुणवान या आत्मत्यागी नहीं। आत्मत्यागी मतलब अपने आप को छोड़ने वाला, ठीक है। मैं वैसा नहीं हूँ। अब मैं सबकी चिंता करता हूँ। मैंने पाया कि मैं तुच्छ और सीमित स्वतंत्रता का आनंद न ले सका जब मुझे पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र हैं ही नहीं। मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा और मैं अपनी स्वतंत्रता का पूरी तरह से वो नहीं कर पाया, अंगीकार नहीं कर पाया। स्वतंत्र अभिराज्य है।
मैं अपने सभी किसी भी व्यक्ति पर जो जंजीर थी वो जंजीरें मुझ पर भी थी, लेकिन दिखाई नहीं देती थी। मुझे पता था कि दमनकर्ता स्वतंत्र होना चाहिए, उतना ही स्वतंत्र जितना कि पीड़ित स्वतंत्र होना चाहिए। दमनकर्ता क्या होता है? मतलब जो आप पे आपको दबा रखा है, जिसने परेशान कर रखा है, जिसने, ठीक है, आप पे वो दुख आपको दिए जा रहा है, उसको दमनकर्ता बोलते हैं। और नेल्सन मंडेला की नज़र में वो भी स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है, पीड़ित स्वतंत्र होना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है वह घृणा का पात्र जरूर है। वह पूर्वाग्रहों, और पूर्वाग्रह मतलब पहले प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं आप इसके बारे में, पहले से आपने एक मत बना के रखा, उसको पूर्वाग्रह बोलते हैं। और उसकी मानसिकता बहुत संकीर्ण है और वो रियल में कैद है। मैं सही रूप से स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि मैं किसी दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता हूँ, बिल्कुल उसी तरह से मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है, दमनकर्ता व पीड़ित दोनों समान रूप से मानवता के लुटेरे हैं। मतलब क्या है इसका? कि अगर मैं किसी को दमन कर रहा हूँ तो जिसका दमन कर रहा हूँ वो तो स्वतंत्र है ही नहीं, लेकिन मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरा हृदय कपट ने, परेशानियों ने, दूसरों को दुख देने वाली भावनाओं ने पीड़ित कर रखा है, उसको भी जकड़ रखा है, तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ किसी तरह से। ठीक है, तो ये थी आज की समरी नेल्सन मंडेला पे। और आपको जो भी कमेंट्स करना है ज़रूर हमें बताएं, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।